एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ आपने अक्सर सुना होगा। जब किसी महिला के साथ रेप होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ वो गुजरती है। लेकिन कुछ लड़कियाँ, कुछ महिला ऐसी भी होती है जो ये सब काम अपनी मर्ज़ी से किया करती है। वैसे ही एक महिला घर में काम-काज करने वाली होती है, यानी नौकरानी है। नौकरानी क्या काम करती थी, घर का काम-काज, साफ-सफाई का काम करती थी। वो उसकी आदत थी जो बड़े घर का लड़का को फँसाना और उसके साथ खुद अपने को सौंप देना और उसका वीडियो बनाना और फिर उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करना। वैसे ही वो महिला जो है एक घर में जाती है, काम-काज करने लगती है। बड़े पैसा वाला का घर था और उस घर में भी एक लड़का होता है और वो घर ऐसा ही चुनता है जिस घर में लड़का हो। और लड़का लोग जब जवानी के कदम में रखते हैं तो अक्सर बहक जाता है। उन लोगों को पता ही नहीं चलता, बस सामने वाला औरत जात होनी चाहिए। और वो लड़की, वो जो महिला होती है उस घर का लड़के को फंसने के लिए तरह-तरह की हरकतें अपनाते हैं। उसके सामने अधरंगी हालत में आती है। वो लड़का बहक जाता है। बहक जाने के बाद एक दिन उस महिला के साथ वो गलत काम कर लेता है। लेकिन गलत काम जब कर लेता है तब वो महिला जो है उस लड़का को अब ब्लैकमेल करता है और उस घर में जितने भी सारे पैसा था, सारे लूट कर लेके चली जाती है। यानी सारे अपने साथ लेकर चली जाती है और जाते समय उस लड़के के ऊपर एक जोरदार डंडे से वार करता है, जिसके चलते उस लड़के का सर फट जाता है। सर फट जाता है, वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है और वो महिला जो है वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन घर की जो माँ है, घर की जो महिला थी, वो आती है। आने के बाद अपने बेटे को जब देखता है इस हालत में, फ़ौरन जो है लेकर डॉक्टर के पास जाता है। फिर पुलिस आती है, बड़े घर की मामला है तो तफ्तीश करती है। लेकिन तफ्तीश में वो लड़का बताता है कुछ लोग आए थे, कुछ बदमाश आए थे और मुझे सर पर डंडा मारा, मैं बेहोश हो गया, उसके बाद शायद लूट-पाट करके चला गया। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं और किस तरीके से उन लोग ने लूटा है। लेकिन पुलिस को ये जो तहरीर देना उस लड़के का, पुलिस को अजीब लगा, क्योंकि घर से लूट-पाट तो हुई थी, घर में कोई चीज़ को ज़बरदस्ती तोड़ा नहीं गया था, तो लॉकर से पैसा गायब कैसे हुआ? क्योंकि लॉकर को बाकायदा चाबी से खोला गया था और चाबी, लॉकर का चाबी तो लॉकर में लगा हुआ नहीं रहता है। तो चाबी किसने उसको दिया? यानी घर का कोई ना कोई तो जानता था, कोई न जो लॉकर की चाबी कहाँ पर है, जो भी लूटा है, उनको तो अच्छे तरीके से पता था। उसके बाद पुलिस तफ्तीश करना चाहा, लेकिन घर के जो मालिक है, घर का जो बॉस है, वो कहता नहीं, मुझे इस बारे में पुलिस केस नहीं करना है, मेरा बेटा बच गया और मैं आगे इस कार्रवाई को करना नहीं चाहता, करवाना नहीं चाहता। पुलिस से साफ-साफ इनकार कर देता है। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद अचानक पुलिस वाले के पास एक वीडियो क्लिप आती है। उस वीडियो को देखने के बाद पुलिस फ़ौरन उस व्यक्ति के घर पहुँचता है। पहुँचने के बाद उस नाबालिग लड़का को हिरासत में ले लेता है। लेने के बाद थाने पहुँच जाता है। जब थाने पहुँच जाता है और पीछे-पीछे इसके परिवार भी जाता है, ख़ास करके लड़का का माँ और बाप जाते हैं। जाने के बाद जब पूछताछ करता है, जब वो वीडियो दिखाता है, उस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों का भी तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। जो मेरा बेटा महज़ 17 साल का है, इस उम्र में उसने ये हरकत किया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद जो सच्चाई सामने आता है, उस घर में नौकरानी का जो सच्चाई सामने आता है, इस कहानी को सुनने के बाद जिनके घर में भी नौकरानियाँ हैं या फिर नौकर हैं, उन लोगों के लिए एक संदेह सा मन में आ जाएगा। जो हमारे घर में जो नौकरानी है, जो काम करते हैं, क्या वो वाक़ई सही औरत है या सही आदमी है? ये सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आज इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। आपको पूरा डिटेल दूँगा, ये कहानी का, ये घटना कहाँ का है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना के क्या है। तो आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, ये है राजस्थान प्रदेश का। राजस्थान का प्रदेश का जो राजधानी है, जयपुर सिटी है। जयपुर सिटी के अंदर ये राजधानी तो है राजस्थान का। और राजस्थान में ही एक इलाका में, जयपुर में एक इलाका में एक रसूखदार इंसान रहा करते हैं। उस रसूखदार का नाम है राजेंद्र सिंह तोमर। अब राजेंद्र सिंह जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उनका बंगला बना हुआ था जयपुर के अंदर। राजेंद्र के अलावा राजेंद्र का एक लौता बेटा होता है जो स्कूल कर रहा था, उस टाइम 10वीं में पढ़ाई कर रहा था। और राजेंद्र सिंह का पत्नी जो है सुनीता सिंह, और राजेंद्र का जो बेटा हो उनका नाम है राहुल, जो 17 साल उम्र होता है।
अब राहुल जो है सब, अब राजेंद्र सिंह बिजनेसमैन होने की वजह से वो देश विदेश इधर उधर घुमा करता है। और जो सुनीता सिंह है राजेंद्र की पत्नी, वो भी सोशल वर्कर है, किटी पार्टी वगैरह वगैरह, बड़े लोगों का जो शौक रहती है यही सब करते रहते। बेटा स्कूल जाते, 10वीं का पढ़ाई खत्म होता है तो उसके बाद वो कॉलेज जाता है। जब कॉलेज जाता है तो उसका नया नया दोस्त बनता है। नया नया दोस्त में से एक दोस्त और बनता है जिसका नाम है सुमित। अब सुमित से जब राहुल का दोस्ती होता है, सुमित थोड़ा आवारा किस्म का, बड़े वो भी बड़ा बाप का बेटा था। सुमित आवारा किस्म का लड़का था। उसको जो है गलत चीज़ों की आदत था, जैसे कि मोबाइल में पॉर्न मूवी देखना, ये सब गंदी गंदी चीज़ें देखना, ये सुमित को पहले से ही आदत थी। लेकिन अब राहुल से जब दोस्ती हुआ, कभी कभार राहुल भी पूछा करता है, जब कॉलेज के बाद भी वो दोनों मिला करते हैं। अब घर में रहते हो, कभी टाइम मिलता, दोनों मिलता। एक दिन राहुल जो है सुमित के घर जाते हैं और सुमित अपने कमरे में था। राहुल उसके कमरे में चले जाता है, सुमित मोबाइल में कुछ देख रहा था। जैसे राहुल का एंट्री होता है, सुमित बंद कर देता है। तो इसमें राहुल कहता है, भाई तू क्या देख रहा था, मुझे क्या छुपा रहा, देखा कोई तेरा गर्लफ्रेंड है क्या, तेरा गर्लफ्रेंड का फोटो है क्या, क्या है, वीडियो है क्या। तो इसमें सुमित कहता है, अरे नहीं रे, ये सब कुछ नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू इससे दूर रहे। तो राहुल कहता है, नहीं मुझे भी देखना है। आखिरकार सुमित दिखाता है और राहुल पहली बार देखता है कि सुमित अपने मोबाइल पर पॉर्न मूवी देख रहा था। और ये राहुल की ज़िंदगी का पहला अनुभव था। उसने सुना तो था लड़का लड़की के अंदर जब शादी हो जाती है सारी चीज़ होती है, जो सेक्स वगैरह किया जाता है ये सब होती है, लेकिन वो पहली बार मोबाइल में देख रहा था जो इस तरीके से किया जाता है। अब उसे देखने के बाद उसके शरीर में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, करंट सा दौड़ रहा था। और सुमित कहता है, ज़्यादा मत देख, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो राहुल कहता है, अरे भाई ये सब तुझे कहाँ मिलता है और कहाँ से लाता है, मेरे पास भी तो मोबाइल है, लेकिन मेरे मोबाइल पे तो आती नहीं है। तो इसमें सुमित कहता है, भाई ये सब आता नहीं है, सब डलवाना पड़ता है। जो जो लोग मोबाइल में गाना वगैरह भरता है उन लोग के पास रहता है, जाओ और जाकर बोलो जो मुझे वो ब्लू फिल्म भर दो, वो लोग मेमोरी फुल कर देगा, बहुत सारे क्लिप दे देगा, तो देखते रहे। हाँ, अगर तुझे देखना है तो मेरे मोबाइल से भी ले सकता है, फ्री में मैं तुझे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ब्लूटूथ के ज़रिए। तब उस टाइम ब्लूटूथ ही चल रहा था। तो राहुल भी खुश हो जाता है। राहुल बोलता है, हाँ भाई मैं तो मोबाइल लाया नहीं, लेकिन कल मैं मोबाइल लेकर आऊँगा और मेरे मोबाइल में तेरी इसमें जितने भी है सारे मुझे डलवा देना। और दूसरे ही दिन सुमित के घर फिर से राहुल जाता है, मोबाइल लेकर जाता है और जितने भी पॉर्न मूवी उसके मोबाइल पे था, वो सारी पॉर्न मूवी जो है राहुल अपने मोबाइल पर ले लेता है। और आने के बाद वो अपने घर में कमरे में देखने लगता है। और देखने के बाद राहुल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि राहुल अब किसी भी औरत जात को देखते हैं, किसी भी महिला को देखता है, उस नज़र में देखता है जो उस पॉर्न मूवी में देखता था। हर औरत की तरफ उसकी नज़रिया जो है बदल गया था उस दिन के बाद, ये सारी गंदी फिल्म देखने के बाद। अब उसको राहुल को भी आदत लग चुका था। हर दिन जैसे कॉलेज से वो घर आता, अपने कमरे में चले जाते और वही सब देखा करते। एक दिन जब वो कॉलेज से आया तो देखा कि घर में एक नौकरानी काम कर रही थी। वो नई नौकरानी थी। अब उसे पूछता है राहुल, जो तुम कौन हो। वो अपना परिचय देती है, जो मेरा नाम रितु है बाबा, और मैं आज से काम पे आई हूँ, आपके मम्मी जो है मुझे काम पर रखी है। मैं किचन का काम करती हूँ और कपड़ा धोने का काम करती हूँ, बस इतना करूँगी, मैं चली जाऊँगी। अब रितु जो है बेहद ही खूबसूरत नौकरानी थी, एकदम 27 साल उम्र थी, नौजवान औरत थी, एकदम हट्टे कट्टे थी, अच्छी थी, एकदम देखने में भी खूबसूरत है, नौकरानी का काम करती। राहुल उसकी तरफ भी अब देखने लगते हैं। राहुल का नज़र तो ऐसे ही बदल चुका था, उस पॉर्न मूवी को देख के किसी भी औरत को देखता है तो उसी नज़र में देखता है। बस यही दिन गुजरता गया और राहुल जो है सुमित से सारे बात डिस्कस करता। और एक दिन राहुल कहता है, भाई ये जो कुछ भी मैं देखता हूँ ये सब देखने के बाद मुझे भी करने को मन करता है। लेकिन सुमित कहता है, भाई हम लोग अभी, क्योंकि सुमित जो है 18 साल का होता है वो, और राहुल जो है 17 साल का होता है, दोनों हम उम्र का होता है। और इसमें सुमित कहता है, देख भाई नाबालिग होने की वजह से हम लोग अभी ये सब नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फंस जाएंगे। तो इसके चलते अब राहुल रह नहीं पा रहा था। राहुल, सुमित तो अपने दोस्त था, उसे सब कुछ डिस्कस करता और राहुल सुमित को कहता, भाई कुछ तो जुगाड़ लगा। तो इसमें सुमित कहता, भाई औरतों के बारे में मुझे नहीं पता, मैं कहाँ से जुगाड़ लगूँ। हाँ, तू एक जुगाड़ कर सकता है। ऐसे में एक सुमित जो है एक पॉर्न देख रहा था, तो इतने में जिस पॉर्न को देख रहा था, उस पॉर्न में जिस लड़की को देख रहा था, जिस लड़की उस पॉर्न मूवी में थी, उस लड़की की शक्ल जो है राहुल के घर में काम करने वाला रितु के जैसी थी। तब राहुल बोलता, अरे ये लड़की, ये जो लड़की है इसमें है, इस पिक्चर में,
ये तो मेरे घर में काम करने वाली रितु काम वाली के जैसी है। तो सुमित कहता है, क्या बात कर रहा है, इतनी खूबसूरत काम वाली तेरे घर में काम करती है, तेरे तो लॉटरी लग जाना चाहिए। तो इसमें सुमित कहता, कैसा? इसमें राहुल कहता कि कैसा? तो सुमित कहता, अरे तू कितना भोला है रे, जब घर में तू लड़की की तलाश कर रहे, तो तेरे घर में इतनी खूबसूरत नौकरानी है, क्यों ना तू उसे पटा ले और उसे कुछ पैसा देकर। ऐसे नौकरानी लोग ऐसे मान जाते हैं। उसे पटा ले, उसको पटाने की कोशिश कर और कुछ पैसे की लालच दे, वो मान जाएगी, देखना। अब राहुल के दिमाग में ये घर कर जाता है। राहुल घर आता है, जैसे ही वो कॉलेज से घर आता है, आने के बाद अब घर में कोई नहीं रहता, माँ किटी पार्टी के लिए जाती है और पिता तो पहले से बिजनेस के चलते बाहर रहते हैं। राहुल घर आते हैं तो देखते हैं कि ऋतु जो है काम कर रही होती है। अब ऋतु को वो घूरने लगता है उस नज़र में। अब उसको वो अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता था जो मोबाइल पे देखा था। अब उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। अब इस ऋतु को भी समझने में देर नहीं लगता, राहुल उसको घूर रहा है, उसको किस नज़र में देख रहे हैं। अब ऋतु भी पहुंची हुई चीज़ थी, आखिर में आपको पता चलेगा आखिर ऋतु कौन थी। अब ऋतु भी उसको लुभाने के लिए अपने अपने पल्लू गिरा देती है और चाहती जो है साफ साफ राहुल को नज़र आता है। अब राहुल रह नहीं पाता, राहुल फट से अपने कमरे में चले जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। फिर कुछ देर में राहुल बाहर निकलता है तो देखता है कि ऋतु नहीं है। ऋतु को ढूंढने लगता है तो देखता है कि बाथरूम की ओर से आवाज़ें आ रही है। तो राहुल को लगा बाथरूम में होगी, क्योंकि घर पर तो और कोई नहीं है। राहुल ऋतु को ढूंढते हुए बाथरूम की ओर जाता है और बाथरूम में उसको पता था कहाँ से कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका घर था, कहाँ से दिखाई देगा बाथरूम का सीन। और उस जगह से बाथरूम के तरफ नज़र डाल के देखता है कि ऋतु कपड़ा चेंज कर रही होती है पूरा नंगा होकर। इस मंजर को वो देख कर उसके तो होश उड़ गया था। जब वो देख रहा होता है, वो खो जाता है। देखते देखते ऋतु की नज़र जो है उस फाटक से पड़ जाते है जो उसे कोई झाँक रहा है। और ऋतु को भी पता था ये राहुल ही हो सकता है, लेकिन ऋतु छट से कपड़ा अपना समेटती और दरवाज़ा खोलकर बाहर आती। तो आने के बाद देखता है कि राहुल सामने से तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जाता है, लेकिन ऋतु रोकते हैं। ऋतु कहते हैं, राहुल बाबा रुको, और राहुल रुक जाता है। ऋतु उसके करीब पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है, तुम बाथरूम में क्या देख रहे थे, तुम मुझे क्यों झाँक रहे थे? तो इसमें राहुल डर जाता है, अरे तुम कैसे बातें कर रही हो, मैं तुम्हें क्यों देखूँ? तो इसमें ऋतु कहती है, मुझे पता है तुम मुझे घूरते हो, तुम मेरे गंदी निगाहों से देखते हो। देखो डरो मत, जो कुछ तुमने देखा सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा मैं। अब ये बात सुनने के बाद राहुल डर जाता है। तब ऋतु समझ जाती है जो ये डर गई है, और राहुल माफ़ी मांगता है, जो मुझसे गलती हो गया, मैं तो बाथरूम में जा रहा था, तुम बाथरूम में थी नहीं, मुझे पता था, मेरी नज़र पड़ा, डर जाता है, मुझे माफ़ कर दो। तब ऋतु हंसने लगती है। अब उसने हंसी नहीं, जो हंस रही थी राहुल को समझ में नहीं आ रहा था। तब ऋतु कहती है, बस इतने में डर गया, तो फिर तुम आगे क्या करोगे? राहुल को समझ में नहीं आ रहा था। तब ऋतु कहती है, अगर कुछ करना ही है तो इतना डरो मत। हाँ, तुम जो सोच रहे हो वो मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। राहुल कहता है, ठीक है, कितना पैसा चाहिए? तो ऋतु कहती है, वो तो काम होने के बाद ही मैं बताऊंगी। अब राहुल के पास कोई पैसे की कमी नहीं था। राहुल को लगा था 1000-2000 मांगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कितना मांगेंगे, लेकिन आज नहीं, आज बहुत देर हो गई, तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, मैं जाती हूँ, मुझे दूसरे काम भी करना है, दूसरे के घर जाना है। ऋतु वहाँ से बोलकर चली जाती है। दूसरा ही दिन राहुल कॉलेज गया हुआ था, घर पर कोई नहीं था, ऋतु आ गई थी काम पे। ऋतु काम कर रही थी, तभी राहुल कॉलेज से आता है। कॉलेज से आने के बाद ऋतु की तरफ देखता है, और ऋतु जैसे राहुल को देखता है और कहता है, राहुल बाबा आ गया? तो बोलते हैं, हाँ मैं तो आ गया हूँ, लेकिन तुम आओ, चलो बेडरूम में। तो ऋतु बेडरूम में जाती है उसके कहने के मुताबिक, क्यों सब कुछ पहले से तय हो चुका था। तो इसमें ऋतु कहती है, देखो बाबा, राहुल बाबा, मैं तुम्हारे साथ ये काम तो कर लूँगी, लेकिन मैं अपने पसंद का करूँगी, मैं ऐसे सिंपल तरीके से नहीं करूँगी। तो राहुल समझ में नहीं आ रहा था जो क्या करना चाहती है। तो राहुल पूछता है, क्या करोगे तुम, कैसे करोगे? तो इसमें ऋतु कहती है, जो ऐसा करो, जो ऐसा लगे, जो तुम मुझे ज़बरदस्ती, मैं करना नहीं चाहती, लेकिन तुम मुझे ज़बरदस्ती करके मेरे साथ संबंध बनाओ, इसमें तुम्हें भी मज़ा आएगा। तुम मेरे ज़बरदस्ती कपड़े उतारो, मेरे साथ जबरन ये सेक्स करो, तब तुम्हें इसमें भी मज़ा आएगा। अब राहुल के लिए पहला एक्सपीरियंस था, पहला सब कुछ था, उसको कहाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा था। जो कुछ भी कह रही थी ऋतु उसमें हाँ हाँ कर रहा था, लेकिन ऋतु क्या कर रही थी ये राहुल को नहीं पता थी। और वैसे ही करता है राहुल, ऋतु को ज़बरदस्ती उसको बाहर से खींच कर लाता है, हाथ पकड़ कर लेके बेडरूम में,
उसको बेड पर लेटा देता है, फिर उसके कपड़े उतारते हैं, लेकिन ऋतु हाथ जोड़ देता है, अरे बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ये अनर्थ मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊँगी। ये जैसे जैसे एक रेप केस में होता है उस तरीके से ऋतु जो है रिएक्ट कर रही थी। लेकिन राहुल जो है ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बना लेते हैं। संबंध बन जाता है, दोनों के बीच में रिश्ता बन जाता है, दोनों एक दूसरे से के साथ सेक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब ऋतु खड़ी होती है, कपड़ा पहनती है, तब ऋतु पैसा मांगती है, जो पैसा दो। राहुल अपने जेब से 1000 रुपये निकाल के देता है, तो ऋतु कहती है ये क्या भीख दे रहे हो क्या, पैसे का बात हुआ था। तो कहते हैं कितना चाहिए, तो इसमें ऋतु कहते हैं जितने भी है सारे निकालो। वो 2-3 हज़ार उसके जेब में था, निकाल के दिया। बोलता ये नहीं, तुम्हारा जो ड्रॉ में जो पैसा रखा है तुम्हारी मम्मी का, वो सारे पैसा निकाल कर लाओ। तो इसमें राहुल कहता है तुम पागल हो गए क्या, इतना पैसा मैं कहाँ से दे सकता हूँ। तो इसमें ऋतु आप अपनी असलियत पर आ जाती है। जिस घर में ये सारे कुछ हो रहा था कुछ समय पहले, उसके साथ जो कुछ भी सेक्स वगैरह किया था राहुल ने, उस कमरे में पहले से ही ऋतु जो है एक मोबाइल छुपा कर रखा था, उसका वीडियो ऑन करके रखा था, सारे ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। उस रिकॉर्डिंग को राहुल को दिखाता, और उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद राहुल के तो होश उड़ जाता, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग को कुछ इस तरीके से किया गया था जैसे ऋतु ने कहा था, ज़बरदस्ती उसको पकड़ कर लाना, उसके साथ सेक्स करना, ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती सब कुछ राहुल ने किया। और ऋतु कहती है अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये वीडियो तुम्हारे पापा के पास पहुंचेगी और पुलिस में भी जाएगी। राहुल डर जाता है, राहुल ड्रॉ खोलती है। ड्रॉ खोलने के बाद उस ड्रॉ में करीब 3 लाख रुपए रखा हुआ था। वो 3 लाख रुपए ऋतु ले लेती है। लेने के बाद अपने बैग में भरती है, और भरने के बाद जाने से पहले एक डंडा उठाते राहुल के सिर पर दे मारते। राहुल का सर फट जाता है। राहुल का जैसे सर फट जाता है, राहुल सर पकड़कर खून बहने लगता है, सर पकड़कर बेड पे बैठ जाता है और कहते हैं ये तुमने क्या किया, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तो सारे पैसा दे दिया, तो फिर मुझे डंडा क्यों मारा। तो ऋतु कहती है अरे पागल, ये तुझे बचाने के लिए बचाने के लिए तो तुझे डंडा मारा हो। अब जब ये पैसा चोरी हुआ, तफ्तीश होगी, तो तुझे ही तो पूछेगा, तू कह देना जो कुछ लुटेरा आया था मुझे मारा, बेहोश किया, फिर लूट कर चला गया। लेकिन जो डंडा इतना जोर मारा गया था कि खून ज़्यादा बह जाने से राहुल वहीं पर बेहोश हो जाता है, और ऋतु वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जब राहुल के माँ आते हैं सुनीता सिंह जब घर पे एंट्री होती है तो देखते हैं कि राहुल को लहूलुहान बेड पर पड़ा हुआ है। देख के उसकी चीखें निकल जाती है। डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, पुलिस को खबर दी जाती है घर में लूट हुआ है। बड़े घर में लूट होना मतलब पुलिस को भी एकदम चौकन्ना कर दिया था। पुलिस भी, जो मानविया नगर पुलिस थाने है वहाँ पे खबर दी जाती है, जो जयपुर के अंदर आता है। मानविया नगर पुलिस थाने के अंडर ही ये सब कुछ हुआ था। वहाँ पे पुलिसकर्मी आती है, आने के बाद तफ्तीश करता है, घर का मुआयना करता है, सब कुछ चेक करता है, राहुल से पूछताछ करता है। राहुल का होश आ चुका था। राहुल वही चीज़ बताता है जो ऋतु ने बता कर गई थी। अब लूटपाट हुआ था, घर से पैसा गायब था। एसओचओ जो है SK राजावत, इस केस का छानबीन कर रहा था। उसने घर का मुआयना किया, सब कुछ देखा, लेकिन एसओचओ राजावत को थोड़ा डाउट लगा। डाउट इस वजह से लगा क्योंकि जो राहुल का कहना है, जो उसको डंडा मारा गया, कुछ बदमाश आया था फिर लूट के चला गया, लेकिन जिस हिसाब से लूटपाट हुआ उसमें ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया गया था। यानी सिंधु को तोड़ा नहीं गया था, ड्रॉ को तोड़ा नहीं गया था। जो भी बदमाश आए थे उसको पता था चाबी कहाँ था, चाबी से लॉक खोला, लॉकर को खोला और वहाँ से बड़ी आसानी से कीमती चीज़ें, पैसा लेकर भागा। तो लुटेरों को कैसे पता है चाबी कहाँ है वगैरह वगैरह। ये एसओचओ SK राजावत को इतना भनक लगा था। लेकिन जब बेटे के साथ ऐसा हमला हुआ, घर से लूटपाट हुए, तो राजावत जो राजेंद्र सिंह है वो भी आ जाता है। आने के बाद घर में ये सारी चीज़ हुआ, बेटा बच गया। इतने में राजेंद्र सिंह जो है बहुत ज़्यादा खुश था। राजेंद्र सिंह राजावत पुलिस को तहरीर देता है जो मुझे आगे इस केस के आगे बढ़ाना नहीं है, आगे कार्रवाई नहीं करवाना है, क्योंकि मेरा बेटा बच चुका है। मेरे घर में जो भी लूटपाट हुआ जाने दीजिए, मेरे को पैसे की पड़ी नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे आगे केस नहीं करना है, किसी के ऊपर मैं ये मामला को दर्ज नहीं कराना है। अब जब जिस घर में ऐसा हुआ हो उस घर की मुखिया ही कुछ केस दर्ज नहीं कराना चाहता, तो इसमें पुलिस वाले क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी एसओचओ जो है SK राजावत को थोड़ा डाउट हुआ था। अब केस ही नहीं बना, अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह उसी मानविया नगर पुलिस स्टेशन में एक महिला जाती है। जाने के बाद एक पुलिस के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और रिपोर्ट दर्ज होती है। जब रिपोर्ट दर्ज होती है दूसरे ही दिन सुबह मालवीय नगर के पुलिस से राजेंद्र सिंह के घर आते हैं। घर आने के बाद
अब राजेंद्र सिंह कहता है एसएचओ को, जो साहब मुझे कोई केस नहीं कराना है, लेकिन इसके राजावत का कहना है मैं उस केस के सिलसिले से जुड़े से नहीं आया हूँ, मैं आपका बेटे को हिरासत में लेने आया हूँ। राहुल को हिरासत में लेने आया किस जुर्म में? तो कहता है आपके बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगाया और एक महिला आई थी, उसने हमारे पास सबूत भी दिया है, आप भी जाकर देख लो। उस सबूत को जब दिखाया जाता है तो राजेंद्र सिंह का भी पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि उस वीडियो में देख रहा था उसी के घर में, उसी के बेडरूम में, जो उसके घर में नौकरानी थी, काम करने वाली थी, उसके साथ उसके बेटे राहुल ने ज़बरदस्त सेक्स किया, संबंध बनाया। राहुल को थाने ले जाता है, ले जाने के बाद लेकिन यहाँ राजेंद्र सिंह जो है, इसके राजावत जो एसओचओ है, उसको केस ना दर्ज करने के लिए सलाह देता है, कुछ पैसा देने की यानी घूस देने की बात कर रहा था, लेकिन इसको राजावत जो है ईमानदार था, वो कहता है सब आप फालतू में टाइम पास कर लो। अब एक केस दर्ज हो चुका है, ये रेप का मामला है और आपका बेटा भी नाबालिग है, तो आपको एक लॉयर, आप एक वकील कीजिए, आपका बेटे को जमानत का बाहर लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम इस केस में आगे कुछ नहीं कर सकते। जब जो राजेंद्र सिंह अपने घर आता है, राजेंद्र सिंह के मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद एक व्यक्ति कहता है, जो अगर आपका बेटे का केस वापस लेना चाहते हो तो हमें 10 लाख रुपए देना चाहिए, हमें 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब जब 10 लाख रुपए का डिमांड आता है, राजेंद्र सिंह जो है फिर से एसएचओ के पास जाता है और जाने के बाद इस फिरौती का मांग के बारे में बताता है। तब जो है एसएचओ राजावत को कुछ डाउट लगता है, जो इस मामला छोटा मामला नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत पेचीदा है। अब एसएचओ सोचता है जो कहाँ से फ़ोन आया, इसके बारे में पता करने की कोशिश किया और जिस महिला ने रेप का आरोप लगाया उस महिला के बारे में, क्योंकि वो घर के नौकरानी थी, ऋतु थी। अब ऋतु के बारे में एसएचओ राजावत ने जानकारी जुटाने की ठान लिया और जानकारी जुटाता तो पता चलता है ऋतु जो है एक क्रिमिनल है, एक मतलब 7 साल जेल कटी हुई औरत है। इससे पहले उसके ऊपर कई सारे मामला दर्ज है, धोखाधड़ी और रेप का झूठा आरोप लगाने का बहुत सारे लोगों के ऊपर उसका मामला दर्ज है। ऋतु जो है ऐसी करती है। जब ऋतु के बारे में ये सारे कच्चे चिट्ठे पता चलता है तो अब ऋतु को पकड़ने के लिए और जो व्यक्ति फ़ोन किया था उसको पकड़ने के लिए एसएचओ इसके राजावत जो है जाल बिछाता है और एक जाल में फंस जाता है। ऋतु को बुलाया जाता है, जो केस किया था उसको बुलाया जाता है और ऋतु को ही पकड़ लेता है और ऋतु से सख्ती से पूछताछ करता है। तब ऋतु बता देते हैं अपने साथी का नाम, जो मदन लाल होता है, उसका बॉयफ्रेंड होता है। दोनों मदन लाल और ऋतु दोनों मिलकर इस काम को कई सालों से अंजाम दे रहा था। बड़े घर में जाना, उनके घर के लोगों को फंसाना, बेटे को हो या फिर उस घर में जो मेन मालिक हो उसको फंसाने के, उसको ब्लैकमेल करने का, यही सब सारे काम किया करती थी ये दोनों। जब पकड़ लिया जाता है तब दोनों सच्चाई बता देते, जो हाँ इस तरीके से हम लोगों ने राहुल को भी फंसाया था और राहुल को हमने ही कहा था जो इस तरीके से तुम मेरे साथ संबंध बनो। तो पूरी कहानी सुनने के बाद एसएचओ राजावत ने ऋतु को भी हिरासत में तो पहले से ले लिया था, फिर उसके बाद मदन लाल को भी ले लिया और दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में चार्जेस लगा के दोनों को जेल भेज देता है। और उसके बाद इस जो राहुल होता है, राहुल को भी लेकर उस परिवार को सलाह दी जाती है, जो आप लोग पैसे कमाने के चक्कर में देश विदेश घुमा करते हो, लेकिन घर के अंदर घर के बेटा क्या कर रहे हैं, घर के बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, इसकी खबर आप लोग नहीं रखते हो। दोनों को सबक मिलती है, सुनीता सिंह को और राजावत सिंह को, यानी राजेंद्र सिंह को। इस मामले से इतना पता चलता है धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता। घर के बच्चे लोग को परवरिश देना सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है घर के पेरेंट्स को, जो राहुल के पेरेंट्स ने नहीं किया था। ये था वो पूरी कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।